बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9th में आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जैसा कि हमें मालूम है ये इंसानी जिस्म का वो निज़ाम है, ये इंसानी जिस्म का वो सिस्टम है जिसके थ्रू जो खुराक हम लेते हैं या जो बेवरेजेस या जो मशरूबात हम लेते हैं उनकी ब्रेकडाउन होती हैं। तो ब्रेकडाउन उनकी क्यों होती है? वो ऐसे हालत में मौजूद होते हैं जो हमारे जिस्म जो है उनको एब्ज़ॉर्ब नहीं कर सकता, उन खुराक को यूटिलाइज़ नहीं कर सकता जब तक वो उन छोटे छोटे पार्टिकल्स में या छोटे छोटे पार्ट्स में तकसीम ना हो जाए। तो इसके लिए जो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है वो कहलाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन क्या है? डाइजेशन को हम सिंपली डिफ़ाइन करते हैं कि द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज एंड complex non-diffusible food molecule and to smaller, simpler and diffusible molecule by the action of enzymes। तो बेटा आप याद रखिए कि हम जो खुराक लेते हैं वो कम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो एंजाइम्स की मदद से या जो मैकेनिकल डाइजेशन है उन्होंने वो यहाँ पर स्किप किया है, तो उसी की वजह से खुराक जो कम्प्लेक्स नॉन डिफ्यूजिबल फार्म है वो कन्वर्ट हो जाता है सिंपल और डिफ्यूजिबल फार्म में, एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड डाइजेशन। एक इसके अलावा एब्जॉर्प्शन है। तो बेटा जब खुराक हम इंजेस्ट करते हैं, मतलब खुराक हम लेते हैं, वो मुंह में चबाते हैं, फिर वही खुराक जाता है हमारे स्टमक में या फिर हमारे इंटेस्टाइन में, उसके बाद इसी के बाद वो खून में शामिल हो जाता है और वो मुख्तलिफ सेल्स की तरफ दौड़ता है जहाँ इनकी ज़रूरत हो, यूटिलाइज हो जाता है। डाइजेशन के अलावा हमारे पास एब्जॉर्प्शन भी एक अमल है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है? तो बेटा आप याद रखिए, जो कम्प्लेक्स और लार्जर मालिक्यूल्स होते हैं जब वो सिंपल और स्मॉलर मालिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो जज़ब हो जाते हैं और हमारे खून के साथ शामिल हो जाते हैं, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका हमारे मुंह में एब्जॉर्प्शन होता है, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिनका स्टमक से फिर एब्जॉर्प्शन होता है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन होता है। मिसाल के तौर पर हम चीनी के कुछ दाने जो है वो ज़ुबान पे रखते हैं तो वो फ़ौरन यहाँ पर डाइजेस्ट भी हो जाते हैं और एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह कुछ अल्कोहल या इसके अलावा और चीज़ें, वाटर हैं, ये डायरेक्टली स्टमक से वो जाते हैं, ये टाइम नहीं लेते। और इस तरह प्रोटीन है, ब्रेड है, और चीज़ें हैं, ये 2 घंटे, 4 घंटे, 7 घंटे तक टाइम लेता है एब्जॉर्ब होने के लिए। ठीक है, डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब होने के लिए। तो ये बेसिकली हमारे पास वो जनरल इंट्रोडक्शन था इस चीज़ का। एक इसके अलावा एसिमिलेशन प्रोसेस हैं। एसिमिलेशन हमारी पास वो प्रोसेस हैं, फूड मालिक्यूल कैन बी ऑक्सीडाइज to get energy or change to make a new material for growth. This process is called assimilation। जो खुराक एब्जॉर्ब हुआ, जज़ब हुआ खून में, फिर वो जाता है मुख्तलिफ सेल्स की तरफ। सेल्स उसी ग्लूकोज को इस्तेमाल करके वो एनर्जी प्रोडक्शन करती है और वही एनर्जी जो होती है वो ग्रोथ के लिए या नए मटेरियल्स बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन। तमाम खुराक जो लेते हैं हम वो डाइजेस्ट नहीं हो जाता। मिसाल के तौर पर अगर हम 1 kg फूड लेते हैं तो वो 1 kg टोटल डाइजेस्ट या एब्जॉर्ब नहीं हो जाता, बल्कि उसका कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ हिस्सा जो है वो अनएब्जॉर्ब फॉर्म में होता है, यानी वो एब्जॉर्ब नहीं होता। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो वेस्ट कहलाता है, फिर वो उसका बॉडी से निकलना ज़रूरी होता है। तो जो प्रोसेस या जिस प्रोसेस के तहत बॉडी से वो अनडाइजेस्टेड फूड जो हम पीसेस कहलाते हैं, वो प्रोसेस इजेशन कहलाता है। रिमूवल ऑफ वेस्ट
या द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। ये एक और चीज़ है यहाँ पर। जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ये लॉन्ग ट्यूब से बना है। आप इस स्लाइड को देख के मैं आपको यहाँ पर सिर्फ वर्बली जो है चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो माउथ से लेके एनस तक जो टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम है दिस इज़ कॉल्ड एलिमिनेटरी कैनाल। इसके अलावा ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहा जाता है या डाइजेस्टिव ट्यूब्स भी कहलाते हैं ये, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी पार्ट्स हैं माउथ से लेके एनस तक ये तमाम पार्ट इनसाइड होलो हैं, तो इसलिए इसको हम ट्यूब्स कहला सकते हैं। तो सीक्वेंसली यहाँ पर हमारे पास 6 मुख्तलिफ पार्ट्स मौजूद है। सबसे पहला इसमें ओरल कैविटी है यानी माउथ, फिर इसके बाद पैरिंग्स हैं, इसके बाद एसोफेगस है, इसके बाद स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लास्ट और लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास 6 स्ट्रक्चर है, ये मिलकर एलिमिनेटरी कैनाल या डाइजेस्टिव ट्यूब्स बनाते हैं। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करते हैं ओरल कैविटी को, या ओरल कैविटी के अलावा इसको बकल कैविटी भी कहा जाता है। तो सबसे पहले एलिमिनेटरी कैनाल में ओरल कैविटी वो पहला स्ट्रक्चर है जो खुराक को रिसीव करता है, क्योंकि जो खुराक हम लेते हैं सबसे पहला वो हम दाखिल करते हैं बकल कैविटी में या मुंह में हम वो डालते हैं। तो ओरल कैविटी सबसे पहला हिस्सा है जहाँ से ये अमल स्टार्ट हो जाता है, और ओरल कैविटी में फिर 3 इम्पोर्टेंट पार्ट है या इनके 3 इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं। सबसे पहला इसमें मौजूद होते हैं टीथ्स जो हम दांत कहलाते हैं। इसमें मुख्तलिफ टाइप्स है, इसमें इंसेसर हैं, इसमें कैनाइन टीथ हैं, इसमें मोलर है और फ्रीमोलर, यानी 4 किस्म के दांत जो होते हैं वो मौजूद होते हैं माउथ में। तो इन दांतों की वजह से हम ग्राइंडिंग करते हैं, मतलब ये है कि हम जो फिज़िकल डाइजेशन है हम खुराक के जो बड़े बड़े कम्प्लेक्स टुकड़े हैं उनको कन्वर्ट करते हैं स्मॉल टुकड़ों में, ठीक है। इसके अलावा दूसरा हमारे पास यहाँ पर टंग है, ज़ुबान जो हम कहलाते हैं। तो ज़ुबान का इम्पोर्टेंट रोल है। एक तो इसका फंक्शन ये है कि ज़ुबान के ऊपर छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं जो सलेवरी ग्लैंड्स कहलाते हैं, और वो सलेवा को सिक्रीट करते हैं। तो इसी सलेवा में एंजाइम्स भी होते हैं, इसमें वाटर भी कुछ मिकदार में होती हैं। तो ये खुराक को थोड़ा सा सॉफ्ट बनाता है, थोड़ा सा इसको मॉइस्ट बनाता है। और इसके अलावा ज़ुबान खुराक की रोल अप में भी मदद करता है। इसके अलावा ज़ुबान का एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन ये है कि जो जायका होता है टेस्ट, ज़ुबान के ऊपर वो टेस्ट बर्ड्स भी होते हैं, तो हमें खुराक का जायका अच्छा लगना बुरा लगना जो है वो टेस्ट भी हम इसकी वजह से सेंस कर सकते हैं। तो ये बेसिकली वो जर्नल पार्ट थे जिसके बारे में हमने थोड़ी मुख्तसर सी बात की। इसके अलावा 3 फेयर जो होते हैं ये ज़ुबान में सलेवरी ग्लैंड है। ये ग्लैंड सलेवा सिक्रीट करता है, जिस तरह हमने बात की कि इसमें वाटर होता है, म्यूकस होता है, साल्ट होता है, और इसके अलावा कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी इसमें होते हैं। सलेवा में जो म्यूकस होता है वो खुराक को लुब्रिकेट करता है। इसमें जो साल्ट सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो एंजाइम जर्म्स को या जो माइक्रोब्स हम खुराक में लेते हैं उनको किल करते हैं, खुराक को अल्कलाइन बनाता है। और इसमें सलेवरी अमाइलेज एक एंजाइम्स है जो पोरन अमाइलेज यानी जो शुगर होते हैं उनको डाइजेस्ट करते हैं, या जो स्टार्च और ग्लाइकोजन होता है इनको डाइजेस्ट करते हैं। वो यहाँ पर ही स्टार्ट हो जाता है माउथ में, ठीक है। इसके अलावा 2 तरह का यहाँ पर डाइजेशन होता है। एक यहाँ पर केमिकल डाइजेशन होता है जो केमिकल्स की वजह यानी एंजाइम्स की वजह से हो। दूसरा दांतों की वजह से जो खुराक के छोटे पार्ट्स बन जाते हैं, दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन। तो एक इसमें मैकेनिकल डाइजेशन होता है। तो जिस खुराक के ऊपर केमिकल डाइजेशन और मैकेनिकल डाइजेशन का अमल हो जाता है तो मुंह में ये खुराक अब जिस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है इनको हम बोलस कहलाते हैं, ठीक है। ये ना बिल्कुल लिक्विड फॉर्म है और ना उनका इस तरह वो सॉलिड फॉर्म है जिस तरह था। ये एक सीमी स्ट्रक्चर है इन दोनों के दरमियान, तो हम इसको बोलस कहलाते हैं।
پھر دوسرا اسٹرکچر ہمارے پاس بکل کیویٹی یا ماؤتھ کے بعد آتا ہے پیرنگس. تو پیرنگس یہ جو اورل یا بکل کیویٹی ہوتی ہے یہ اوپن ہوتی ہے پیرنگس میں، یعنی پیرنگس اسٹرکچر میں یا ڈائجسٹیو سسٹم میں دوسرا اسٹرکچر ہے. تو یہ اورل کیویٹی کے اینڈ پر موجود ہوتا ہے اور بولس اس کو پاس کیا جاتا ہے، اور اسی کے بعد یہاں سے ایسوفیگس میں یہ پروسیس سٹارٹ ہو جاتی ہے، اس کا پاسنگ ہونا وہاں پر سٹارٹ ہو جاتا ہے. ایک اور چیز یہاں پر مینشنڈ ہے سولنگ پروسیس. تو سولنگ ایک ایسی پروسیس ہے جس کی تحت خوراک جو ہے مختلف چیزیں جو ہیں وہ بکل کیویٹی سے نیچے ڈاؤن ورڈ موومنٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، نگلنے کا جو عمل ہے وہ اصل میں سولنگ پروسیس کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو سولنگ پروسیس ہے اس کا بگننگ والنٹری ہے تھوڑا سا جو زبان کے اینڈ پر یہاں. اس کے بعد جب خوراک ہمارے ایسوفیگس یعنی خوراک کا جو ٹیوب ہے یا پائپ ہے اس میں چلا جاتا ہے تو یہ پھر آٹومیٹک پروسیس ہو جاتا ہے، ہم اس کو پھر کنٹرول نہیں کر سکتے اور یہ خوراک آٹومیٹیکلی انسائڈ جاتا ہے پرسٹیلیسس پروسیس کی وجہ سے. پرسٹیلیسس کو آگے تھوڑا سا اس کی وضاحت کریں گے. تیسرا اسٹرکچر ایلیمنیٹری کینال میں ہمارے پاس ایسوفیگس ہے. تو ایسوفیگس کو فوڈ پائپ بھی کہلاتا ہے. یہ مسکولر ٹیوب ہے جو پیرنگ سے شروع ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے اسٹامک. تو اسٹامک اور بکل کیویٹی کے درمیان جو ٹیوب ہے خوراک کا یہ ایسوفیگس کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تقریباً 10 انچ لانگ ہوتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے انسان کی ہائٹ پر ایوریج کے لحاظ سے ہم اس کو 10 انچ لانگ جو ہے وہ یہ موجود ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ نیک، تھوریکس اور ٹریکیا کے اور روٹیبل کالم وہاں اس کے درمیان سے گزرتا ہے اور اسی کے تھرو فوڈ جو ہے خوراک جو ہے وہ مسلسل پاس ہوتا ہے اسٹامک میں پرسٹیلیسس پروسیس کی وجہ سے. اب بیٹھاتے ہیں یہ پرسٹیلیسس پروسیس کیا چیز ہے. پرسٹیلیسس از بیسیکلی wave like contraction and relaxation in the muscular wall of the eliminatory canal. ایلیمنیٹری کینال کے وال میں جو مسلس ہوتے ہیں ان کا کنٹینیوس کنٹراکشن اور اس کا ریلیکسیشن، اس کی وجہ سے جو خوراک پش کیا جاتا ہے دس پروسیس از بیسیکلی کالڈ پرسٹیلیسس. تو یہ پروسیس ہمارے انٹسٹائنس میں بھی ہوتا ہے، یہ پروسیس ہمارا ایسوفیگس میں بھی ہوتا ہے اور خوراک کو اسی طریقے سے پش کیا جاتا ہے. یہاں پر اس سلائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہمارے پاس اسٹرکچر موجود ہے، مثال کے طور پر یہ ایک ایسوفیگس آپ لے لیں یعنی خوراک کا جو پائپ ہے، ٹیوب ہے، اس کے علاوہ آپ اس کو انٹسٹائن سمجھ لیں جو بھی چیز ہے. تو اس کے جو والس ہوتے ہیں ان میں مسلس ہوتے ہیں، تو جب وہ مسلس کنٹریکٹ ہو جاتے ہیں یا ریلیکس ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ویو لائک موومنٹ ہوتا ہے. جس طرح آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اوپر سائڈ سے اس کا ایک پورشن نیرو ہوا ہے، تو اس کی نیرونگ کی وجہ سے جو اس میں خوراک موجود تھا وہ نیچے کی طرف آتا ہے، پھر وہ جگہ دوبارہ کھلتا ہے، اس کا جو نیچے جگہ ہے وہ نیرو ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے خوراک کو پش کیا جاتا ہے اسٹامک میں، پھر اسٹامک انٹسٹائن میں بھی اس طرح یہ پروسیس کنٹینیو رہتا ہے اور یہ پروسیس پرسٹیلیسس کہا جاتا ہے. انشاءاللہ اتنا کافی ہوگا اس سسٹم میں. آپ لوگوں کے لیے ہوم اسائنمنٹ اس میں کیا ہوگا، رائٹ اینڈ میمورائز پارٹس آف دا ڈائجسٹیو سسٹم. ڈائجسٹیو سسٹم میں آج جو پارٹس ہم نے پڑھے، اس کے تو پارٹس بہت زیادہ ہیں پر جو پارٹس آج ہم نے پڑھے یہ آپ کے لیے ہوم اسائنمنٹ بھی ہیں. تو انشاءاللہ آج کے لیے کافی ہے، پھر فردر انشاءاللہ کمنگ کلاس میں اس چیپٹر کو کنٹینیو کریں گے.